हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर। और जैसा कि हम अपने इन वीडियोज में दिन ब दिन नए नए जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करने जा रहे हैं। और हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। तो बेटा मैं इस विभव के बारे में, पोटेंशियल के बारे में आपको रिवाइज करा चुका हूँ। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास रहेगी तो कैपेसिटेंस के ऊपर, धारिता के ऊपर। ठीक है, तो अपन अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज जो अपना टॉपिक है वो रहेगा कैपेसिटेंस से धारिता से। तो कैपेसिटेंस जो होता है, धारिता जो होती है, वो कोई भी चालक है उसके द्वारा धारण करने की क्षमता होती है, आवेश को धारण करने की क्षमता। उसको हम क्या कह देते हैं, उसकी धारिता कह देते हैं। अगर हम बात करें कि कोई मान लो कोई प्लेट है कोई, तो उसको दिए जाने वाला जो आवेश है वो विभव पर विभवांतर पर निर्भर करता है। और किस तरीके से निर्भर करता है कि उसको दिया गया आवेश B के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, समानुपाती का निशान हटाऊंगा, तो एक नियतांक काम में लूँगा C। ये जो C है ये क्या होता है, ये ही उस चालक की धारिता कहलाती है। ये जो C है ये उस चालक की धारिता होती है। और धारिता को हम लिखते कैसे हैं, Q/B से। इस तरीके से लिख देते हैं। हर एक चालक के लिए धारिता उसकी फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, नियत होती है। ठीक है, तो C का मान Q/B के बराबर होता है। अगर इसके मात्रक की बात करूं मैं, तो C का जो मात्रक है वो हम क्या लिखेंगे, SI मात्रक धारिता का। Q मतलब आवेश और B मतलब वोल्टता। तो कूलाम जो है, सॉरी, जो Q है आवेश, उसका मात्रक तो बनता है कूलाम, और B का मात्रक बनेगा वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट इसका SI मात्रक हो जाएगा धारिता का। और या फिर इसको हम कह सकते हैं फैरड, या फिर हम इसको फैरड कह सकते हैं। तो Q/B फैरड होता है। अगर हम यहाँ से जो B वोल्टता है उसको अगर हम 1 मान लें, B को 1 मान लें, तो C जो धारिता है वो उस चालक को दिए गए आवेश के समान होगी। C = Q। अगर हम B को, मतलब अगर कोई चालक है और उसके सिरों पर आरोपित वोल्टता कितनी है, 1 वोल्ट, तो उसको दिया गया आवेश ही क्या कहलाता है, धारिता। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई चालक है और उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितना आवेश दिया जाएगा वो उसकी धारिता होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, कुछ मात्रक है, कुछ प्रेफिक्स हैं जो धारिता का जो मात्रक है उसके आगे लगकर और उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। जैसे 1 माइक्रो कूलाम है, ये ज़रूरी है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड है, तो इसको हम लिखते हैं जैसे 1 × 10⁻⁻6 फैरड। नैनोफैरड है 1 NF, इसको लिखा जाएगा 1 × 10⁻⁹ फैरड। पिकोफैरड है 1 पिकोफैरड, इसको लिखा जाएगा जैसे 1 × 10⁻12 फैरड। तो ये प्रेफिक्स हैं। इन प्रेफिक्स को हमें ध्यान में रखना है कि पिको मतलब 10⁻12 -9, और ये क्या होगा -6।
यहाँ 1 लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। 10⁻⁻6 फैरड, 10⁻⁻9 और 10⁻⁻12 ये सबसे ज़्यादा काम में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? तो चलो, ये तो कुछ प्रेफिक्स थे जो उसके मात्रक के आगे लग जाते हैं धारिता के, और बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। किसकी बात करेंगे? गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र है, उसकी धारिता को कैसे लिखते हैं भाई? वही है फॉर्मूला अपना, C = Q/B। गोलीय संधारित्र की धारिता लिखा जाएगा C = Q/B, और B की वैल्यू गोलीय संधारित्र के लिए जो B की वैल्यू है, सिंस B = लिखा जाता है KQ/R से लिखते हैं, KQ/R ऐसे लिखा जा सकता है। K की जगह 1/4πε0 4πε0 × R, ये B की वैल्यू होगी। इसलिए धारिता क्या बनेगी? Q/B से डिवाइड कर देंगे, ये B की वैल्यू है। Q/4πε0 × R, Q से Q कटेगा, ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो C की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 4πε0 × R। ये गोलीय संधारित्र की धारिता होगी। और अगर माध्यम भरा हुआ है तो क्या बन जाएगी? माध्यम के लिए एप्सिलॉन हम लिखते हैं ε0 εr, या फिर लिखते हैं हम ε0 × K। ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए C बराबर बनेगा 1/4πε0 K × R। ये माध्यम के लिए हो जाएगा, गोलीय संधारित्र के माध्यम के लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो गोलीय संधारित्र की धारिता हो गई। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि पूछ लेता है, वो कईयों बार पूछे हैं उसने, इसलिए इनको करना मत भूलिएगा। इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको करना मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें हम क्या करते हैं? एक समांतर प्लेट संधारित्र बना देते हैं सबसे पहले, और इस पर आवेश तो है दोनों प्लेटों पे। इस पे तो है +Q, इस पर आवेश है +Q और इस पर -Q, और दोनों प्लेटों के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो हम मान लेते हैं कितनी है? वो D है। हर एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो A है। हर एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है। तो भाई यहाँ धारिता निकालने का एक ही तरीका है। पहले तो आप वैद्युत क्षेत्र निकालिए, मतलब E, फिर निकालिए विभव या विभवांतर B, और फिर निकालिए धारिता EVC। 3 पॉइंटों में डेरिवेशन हो जाएगा। सबसे पहले निकालोगे आप वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद विभवांतर और फिर धारिता।
तो इसके लिए कैसे करना है भाई हमें, सबसे पहले तो मैं ई की वैल्यू निकालूंगा। दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई डी लिखा जाता है। E क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र लिखा जाता है E इज इक्वल टू, दोनों प्लेटों के बीच में E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसको क्यू बाई ए को हम लिख सकते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E निकल गया। अब निकालना है हमें B विभवांतर, तो वो निकलेगा E इंटू डी से, डी बी अपॉन डी आर फॉर्मूला काम में लिया है। B इज इक्वल टू ई डी, ई की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये B आ गया विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होगा ये उसकी वैल्यू है। अब B निकल गया। अब इसके बाद धारिता C कैसे निकालेंगे भाई, धारिता C बराबर फॉर्मूला चलता है Q बाय B से, Q की जगह Q रहेगा और B की जगह क्या लिखना है हमें, B की जगह लिखना है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू टू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो धारिता जो है वो क्या निकल कर आ जाएगी, वो आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये धारिता आ गई निर्वात के लिए। जब दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है तो ये उस समय धारिता होगी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया। चलो अब हम बात करते हैं, यदि दोनों प्लेटों के बीच में एक के परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ रहेगा धारिता पर, कैपेसिटेंस पर। अगर दोनों प्लेटों के बीच में क्या भर रहे हैं, हम कोई माध्यम भर देते हैं। चलिए दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम भर दिया डाइलेक्ट्रिक, कांस्टेंट उसका कितना है, मतलब परावैद्युतांक उसका कितना है, के है दोनों प्लेटों के बीच में। अब निर्वात नहीं है, अब एक माध्यम भर दिया, पूर्णतः भर दिया पूरी तरीके से, उसका परावैद्युतांक कितना है, के है। ठीक है, उसका परावैद्युतांक कितना है, के। टॉपिक हम बदल देते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो, परावैद्युत माध्यम पूर्णतः भरा हो। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, कंप्लीटली। तब क्या लिखेंगे, देखिए धारिता सी के लिए फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं हम, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। निर्वात के लिए इसको नोट से लिख देता हूँ, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये लिख रहे हैं। चलो सी के लिए ऐसे चलते, नॉर्मल सी से ही लिख रहे हैं। माध्यम के लिए सी एम से लिख दूंगा, एम फॉर मीडियम। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू लिख दिया ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये किसके लिए हो गया, ये तो हो गया निर्वात के लिए। माध्यम के लिए क्या लिखेंगे, सी एम से लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन नोट की जगह पर क्या काम में आएगा, वैद्युतशीलता ए एप्सिलॉन काम में आएगी, ए एप्सिलॉन बाय डी। ये हो गया माध्यम के लिए, माध्यम के लिए। ठीक है,
एप्सिलॉन की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई डी लिख सकते हैं। अब सी एम क्या आएगा, सी एम इज इक्वल टू, के को बाहर निकाल लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये रह जाएगा। अब ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो सी एम इज इक्वल टू के सी आ जाएगी। माध्यम के लिए क्या लिखेंगे, माध्यम के लिए धारिता निर्वात की जो धारिता है उसका के गुना हो जाएगी, के मल्टीपल हो जाएगी किसकी, माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता की के गुणा, के उसका परावैद्युतांक है, इतने गुणा हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे यदि ये जो माध्यम है वो पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, वो आंशिक तरीके से भरा हुआ है, आधा अधूरा भरा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। हो गया, चलिए तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब माध्यम आंशिकतः भरा हो। तब माध्यम किस तरीके से भरा हो, आंशिकतः। आंशिकतः, आंशिक मतलब आधा अधूरा, ठीक है ना, आधा अधूरा मतलब आंशिकतः, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। अब वो आधा अधूरा भरा हुआ है तो देखो इस तरीके से मान लेता हूँ मैं कि जैसे दोनों प्लेटें हैं, संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच में ये परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, ठीक है, और जिसका परावैद्युतांक है कितना, के, जिसका परावैद्युतांक है के। और इसकी जो चौड़ाई है वो है कितनी, टी, और दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो है डी। यहाँ प्लस आवेश, धनावेश, इस प्लेट पर ऋण आवेश। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र, ये हो गया कितना, प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ठीक है, वही तरीका वही रहेगा। ई बी सी, तो मैं डायरेक्ट ही बी निकालता हूँ ना, ई तो हमें मालूम चल जाएगा भाई। देखो यहाँ डी में तो पूरी में क्या है, वैक्यूम है, पूरे डी में वैक्यूम नहीं है, लेकिन डी के बराबर है, दोनों प्लेटों के बीच की जो जगह है वो डी है। और टी परावैद्युत माध्यम की मोटाई है। तो बची हुई जो निर्वात है, निर्वात कितनी डिस्टेंस में होगा, निर्वात होगा डी माइनस टी डिस्टेंस में। निर्वात कहाँ होगा, डी माइनस टी में से, इस कंप्लीट में से ये टी घटा दीजिए तो निर्वात रहेगा डी माइनस टी में। और जो टी मोटाई है उसमें रहेगा परावैद्युत माध्यम, कौन सा, के, उसमें परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है कितनी मोटाई पे, टी पर, ठीक है। तो मैं ई निकालता हूँ पहले दोनों के लिए कंबाइंड, ई इज इक्वल, बी निकालते हैं, बी इज इक्वल टू लिखते हैं ना, ई डी, बी इज इक्वल टू हम लिखते हैं ई डी। तो ये देखिए निर्वात के लिए तो मैं लिख रहा हूँ ई नोट से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई नोट से लिख रहा हूँ निर्वात के लिए। और निर्वात कितनी दूरी में है, डी माइनस टी में, निर्वात भरा हुआ है इसलिए ई इंटू डी, दूरी से गुणा कर दिया मैंने, तो ये बी निकल गया निर्वात के लिए। अब इसमें टी मोटाई में माध्यम भरा हुआ है इसलिए इसको लिखूंगा ई एम इंटू टी से। तो ये विभवांतर आ गया, विद्युत क्षेत्र और किससे गुणा करके आ गया, ये दूरी से। तो यहाँ दूरी टी है, निर्वात की दूरी है डी माइनस टी, यहाँ माध्यम भरा है इसलिए ई एम काम में लिया है,
यहाँ निर्वात है इसलिए ई नॉट काम में लिया है। कैसे लिखेंगे बी को? बी इज इक्वल टू बनेगा ई नॉट डी माइनस टी। ई एम को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन के परावैद्युत माध्यम है इसलिए इसको ई एम को ई नॉट बाई के लिख सकता हूँ। ये संबंध होता है माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें ये संबंध होता है ई नॉट बाय के। तो ये वहाँ से लिख दिया। आप दोनों से ई नॉट कॉमन ले सकते हैं। क्या बनेगा? बी इज इक्वल टू आ जाएगा वही। मैंने क्या किया, ई नॉट दोनों से कॉमन ले लिया और इनको एक साथ लिख देता हूँ। डी माइनस टी लिख दिया, डी माइनस टी और प्लस ये आ जाएगा टी बाई के। कितना बचेगा? टी बाई के। सॉल्व कर लें इसको तो बी आएगा, बी निकला और फिर सी आराम से निकाल सकते हो आप। विभवांतर आपको अगर मालूम है तो सी निकालने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। सी आप इजीली निकाल सकते हैं। ई नोट बाहर है ही और ई नोट को लिख सकते हैं हम के क्यू आई आर स्क्वायर से। ई नोट को क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र ये तो लिखते आए हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई नोट की वैल्यू भी रख दें क्या? चलिए ई नोट की वैल्यू भी रख देते हैं। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये ई नोट की वैल्यू रख दी। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको सॉल्व किया। डी माइनस टी, टी कॉमन ले लिया यहाँ से और यहाँ से, क्या बनेगा? ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। डी माइनस टी और ये बन जाएगा कितना? 1 माइनस 1 अपॉन के, ये आ जाएगा। वही आ गया देखो, माइनस टी एंड ये माइनस और माइनस प्लस टी बाई के। तो v ये निकल के आ जाएगा विभवांतर। मेन है इसमें विभवांतर निकालना। अगर विभवांतर निकाल लिया उसके बाद c निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ डायग्राम को। पहले ऐसा कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया? चलो आगे चलते हैं फिर। अब देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब बी तो अपने पास निकल के आ चुका है। अब निकालना है सी, धारिता। सी लिखेंगे हम, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, ये लिखेंगे। तो ऐसे संधारित्र की धारिता क्या बनेगी भाई? क्यू अपॉन, इससे डिवाइड हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और ये इधर है ही डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के। क्लियर? क्यू टू क्यू कैंसिल हो जाएगा तो सी निकल कर आएगा। ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये बनेगा डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ये लिख सकते हैं। तो आंशिक रूप से अगर टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, कितनी मोटाई का? टी का, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये जो डेरिवेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। हो गया? चलिए अब देखो, यहाँ से हम दोनों तरीके के डेरिवेशन बना सकते हैं। जब आपके संधारित्र में अगर निर्वात भरा हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में, या फिर पूरी तरीके से माध्यम भरा हुआ है के परावैद्युतांक वाला, तो हम उसके लिए भी यहाँ से डेरिवेशन बना सकते हैं।
इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर निर्वात भरा हुआ है दोनों प्लेटों के बीच में तो उसके लिए भी हम यहीं से इसी इक्वेशन से हम डेराइव कर सकते हैं। दोनों के लिए डेरिवेशन यहीं से हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हो सकता है वो। अगर हम बात करें निर्वात भरा हुआ है तो निर्वात के लिए तो k की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, k की वैल्यू लिखी जाती है 1। निर्वात के लिए k की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो देखो निर्वात के लिए अगर हम बात करें निर्वात के लिए k इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू c क्या बनेगा, देखो a एप्सिलॉन नॉट, k की जगह 1 रखा तो ये 1 से 1 टाइम कैंसिल, ये 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई d बचेगा। तो ये बचेगा देखो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी और 1 माइनस 1 अपॉन 1 कितना हो गया, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d और माइनस ये पूरा ओवरऑल 0। तो c कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा जो हम निर्वात के लिए लिखते हैं, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। निर्वात के लिए वही निकल के आ जाएगा जो हम लिखते हैं। आई बात समझ में। तो ये पूरा वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो निर्वात के लिए तो ये चलता है। अब मीडियम की बात करें, अगर पूरे में d मोटाई तक अगर परावैद्युतांक भरा हुआ है, भाई कंप्लीटली कब भरेगा, जब t की वैल्यू d के इक्वल होगी। तो t की वैल्यू को हम d के इक्वल लिख सकते हैं, किसके लिए, पूर्णतः भरे हुए संधारित्र के लिए। अगर संधारित्र पूर्णतः भरा हुआ है, आई बात समझ में। तो देखिए वहाँ उसके लिए भी डेराइव यहीं से हो सकता है, पूर्णतः भरे हुए संधारित्र के लिए। अगर संधारित्र आपका पूरी तरीके से भरा हुआ है तो t की वैल्यू किसके इक्वल होनी है, d के इक्वल होनी है। मतलब जो उसकी चौड़ाई है, किसकी, उस परावैद्युत माध्यम की जो चौड़ाई है वो पूरी कंप्लीट जितनी दोनों प्लेटों के बीच में चौड़ाई होगी उस चौड़ाई के इक्वल होगी, उस चौड़ाई के बराबर होगी। इसीलिए t की वैल्यू को हम d के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस इक्वेशन में t की वैल्यू को d के इक्वल लिखिए, देखिए क्या आता है, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा d माइनस, इसको भी d लिखा, d 1 माइनस 1 अपॉन के लिख सकते हैं। t को d के इक्वल लिख दिया, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये लिख दिया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस, d को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस d अपॉन के, इससे कैंसिल हो जाएगा, c इज इक्वल टू k ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा k a एप्सिलॉन नॉट बाई d, k मल्टीपल आ तो गया, पूरी तरीके से भरा हुआ है तो k मल्टीपल आ गया, उसकी जो धारिता है संधारित्र की वो k मल्टीपल हो जाएगी। तो ये तो कहानी थी कहाँ तक की, ये तो संधारित्र और संधारित्र की धारिता से संबंधित कहानियाँ थी, कुछ कंसेप्ट थे उनसे रिलेटेड। अब हम चर्चा करेंगे संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा की और उसके लिए ऊर्जा घनत्व की, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अब मैं ले रहा हूँ कहाँ से, अभी ऊर्जा की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे कि ये जो धारिता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो धारिता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है भाई कि कोई भी संधारित्र है उसकी धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की जो धारिता है
वो निर्भर करती है, देखिए किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। तो संधारित्र की धारिता देखो, C की वैल्यू हम लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखते हैं। माध्यम के लिए अगर बात करूं तो मैं क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन डी, ये लिखा जा सकता है। तो C की वैल्यू डिपेंड करेगी भाई, एक तो A पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दोनों प्लेटों के बीच दूरी पर, और एक उसके बीच में जो भी माध्यम भरा हुआ है उस पर। तीन बातों पर निर्भर करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, A क्षेत्रफल पर, सेकंड है K पर जो परावैद्युत माध्यम भरा है उस पर निर्भर करेगी धारिता, तीसरा है D पर, उन दोनों प्लेटों के बीच में जो दूरी है उस दूरी पर निर्भर करेगी। तो हम इसी फॉर्मूले से ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि जो संधारित्र है उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा संधारित्रों के संयोजन से। तो संधारित्रों का संयोजन है, वहाँ से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। एक एक संयोजन की बात करेंगे हम। सबसे पहले है श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में क्या होता है, देखिए संधारित्रों के संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो संधारित्र हैं, जैसे अभी दो संधारित्र की बात कर रहा हूँ मैं, C1 और C2 की। अगर संधारित्र इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार के संयोजन को हम कह देते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें संधारित्र की एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई होती है। और इसमें होता क्या है, जब श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है संधारित्रों का, तो इस प्रकार के संयोजन में संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है। संधारित्रों पर आवेश का मान समान रहता है, लेकिन उनके सिरों पर जो विभवांतर है उसका मान बदल जाता है। जब आवेश समान रहेगा तो जो उनके सिरों पर विभवांतर है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, और उसकी वैल्यू जो हम बैटरी आरोपित कर रहे हैं उसके इक्वल होगी, उन दोनों के योगफल की वैल्यू। तो B बराबर हम लिख सकते हैं B1 प्लस B2। B के लिए क्या लिखूँगा, B इज इक्वल टू लिखते हैं हम Q/C, चूँकि B इज इक्वल टू Q अपॉन C ये लिखा जाता है। ये तुल्य है, तुल्य विभवांतर है एक तरीके से, तो यहाँ C इक्वलेंट लिखा जाएगा, तुल्य धारिता दोनों की मिलाकर। B1 इसके लिए भी आवेश वही है Q, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान रहता है, इस बात को मत भूलिएगा बस। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो संधारित्रों का संयोजन है वो इस तरीके से किया जाता है, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखा जाता है। अगर हम बात करें C इक्वलेंट की तो C इक्वलेंट बन जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये C इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं तो तीन के लिए क्या बनेगा, तीन संधारित्रों के
संयोजन के लिए, 3 संधारित्रों का संयोजन है तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फॉर्मूला निकल कर आएगा अगर 3 संधारित्रों का संयोजन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। हो गया। अब हम आगे बात करते हैं संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की। इधर आवेश समान था और विभवांतर अलग अलग था। समांतर क्रम संयोजन में जो आवेश है वो अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर समान होगा जितने भी संधारित्र हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे उन सभी पर। तो अब हम जो दूसरा जो संयोजन है संधारित्रों का वो है आपका समांतर क्रम संयोजन। दूसरा संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होगा कि जैसे कोई संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, उस संधारित्र की दोनों प्लेटें एक ही बिंदु पर जुड़ी हुई होंगी और दूसरी जो प्लेटें हैं वो किसी अन्य बिंदु पर जुड़ी हुई होंगी। और ये जो है पूरा का पूरा जो संयोजन है वो बैटरी से जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे। इस पे वोल्ट था B और इस पर वोल्ट था B है, तीनों पे ही वोल्ट था B होगी। इस पर भी वोल्ट था B होगी, इस पर भी B होगी। लेकिन आवेश इस पर हम मान लेते हैं Q1 है, तो इस दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 होगा। ठीक है, एक पे Q1 है तो एक पर क्या होगा Q2 होगा, लेकिन विभवांतर समान होगा। अब हम समांतर क्रम संयोजन के लिए जब तुल्य आवेश निकालेंगे, कुल आवेश तो वो दोनों संधारित्रों पर आवेशों के योगफल के बराबर होगा। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2। Q की वैल्यू लिखेंगे तो Q इज इक्वल टू CB, C इक्वलेंट इंटू B। Q1 लिखा जाएगा C1B, Q2 लिखा जाएगा C2 इंटू B। B कॉमन है सभी में इसलिए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा मतलब। तो C इक्वलेंट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2। ये तुल्य धारिता आ जाएगी यदि संधारित्र कैसे जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो C इक्वलेंट की वैल्यू ये निकल कर आएगी समांतर क्रम संयोजन के लिए। अगर हम बात करें 3 संधारित्रों के संयोजन के लिए तो उसके लिए क्या निकलेगी, 3 संधारित्रों के संयोजन के लिए C इक्वलेंट बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्वलेंट की वैल्यू ये आ जाएगी 3 संधारित्रों के संयोजन के लिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये संयोजन समझ में आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे जो संधारित्र है उसमें संग्रहित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, इरेज कर दिया जाए। तो अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा। संधारित्र में
संग्रहित ऊर्जा। तो संधारित्र में जो संग्रहित ऊर्जा है वो आवेश देने में उस संधारित्र को आवेश देने में किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। तो हम जो कुल कार्य निकालेंगे वो निकालने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले हम अल्प आवेश उस संधारित्र को देंगे, उसमें हमें जितना अल्प कार्य करना होगा हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम जो भी अल्प कार्य है उन सारे अल्प कार्य को जोड़ देंगे और इस तरीके से कुल कार्य निकाल लेंगे, और जो कुल कार्य है वो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के समान होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो संधारित्र को कितना आवेश दे रहा हूँ, dq आवेश दे रहा हूँ, और संधारित्र पर अगर आरोपित विभवांतर कितना है, b है, तो अल्प कार्य लिखा जाएगा dw इज इक्वल टू q इंटू बी से dq इंटू बी लिख सकते हैं। चूँकि b इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम q/c लिखते हैं, इसलिए b की जगह हम क्या लिख देंगे q/c। ये लिख दिया q/c और dq की जगह आ गया dq। तो ये तो निकल गया सबसे पहले अल्प कार्य। सबसे पहले अल्प कार्य निकाल लिया। संधारित्र को ऊर्जा dq आवेश देने में कितना अल्प कार्य होगा, तो वो इतना अल्प कार्य होगा। अब मैं संधारित्र को आवेश दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, 0 से और कैपिटल Q तक आवेश मैं उसको प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, मैं इंटीग्रेट कर दूँगा dw को, उसका समाकलन कर दूँगा तो कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। यही ऊर्जा के समान होगा। dw की वैल्यू लिख देंगे q/c dq। कहाँ से कहाँ तक आवेश प्रदान कर रहे हैं, 0 से कैपिटल Q तक, तो उसको यहाँ लिमिट लग जाएंगी, 0 से Q तक हम आवेश प्रदान कर रहे हैं। C बाहर आ जाएगा और जो Q है उसका समाकलन कर देंगे हम किसके सापेक्ष, Q के सापेक्ष। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किया गया कार्य निकल कर आएगा q²/2 1/c, तो ये रहेगा, ये आ जाएगा q²/2 और लिमिट 0 से कैपिटल Q। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो जो W है कुल कार्य क्या निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/c, और इसको लिख दिया मैंने q²/2, ये आएगा लिमिट वगैरह रखने के बाद। ये जो W है वही E के इक्वल होगा, इसको लिखेंगे हम q²/2c। ये ऊर्जा आ जाएगी। इसके अलावा अगर और भी निकालना चाहें तो यहाँ Q की वैल्यू CB रखेंगे, Q की वैल्यू CB रख देंगे तो 1/2CB² आ जाएगी। ये दूसरी फॉर्म आ गई ऊर्जा की, और तीसरी फॉर्म ये आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2Q इंटू बी। तो ये तीनों रूप हैं ऊर्जा के जो हम बदल के लिख सकते हैं। Q इज इक्वल टू CB से Q की वैल्यू रख दो, फिर C की रख दीजिए, फिर B की रख दीजिए, तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूले को, तीनों सूत्रों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बस आपको इसका ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, Q इज इक्वल टू CB। इसका यूज करते हुए हम इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये जो और भी कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको आगे और बताऊँगा। पहले ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और अब हम निकालेंगे संधारित्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा। जो संधारित्र है उसके एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी। तो एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा देखिए कैसे निकालेंगे।
देखिए संधारित्र के एकांक आयतन में संधारित्र के एकांक आयतन में ऊर्जा या संग्रहित ऊर्जा कैसे भी लिख सकते हैं। तो भाई ई की वैल्यू तो हमने लिखी थी 1/2 CV², ये लिखी थी, और जो आयतन है संधारित्र का वो बनेगा क्षेत्रफल इंटू दूरी, क्षेत्रफल इंटू दूरी, यही तो लिखते हैं, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से। तो A इंटू डी, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है और बीच में जो दूरी है, गैप है, वो कितना है, वो D है। तो आयतन कितना हो गया, A को D से मल्टीप्लाई किया, ये आयतन हो गया। प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी होगी, प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा, E को भाग कर देंगे किससे, AD से, आयतन से डिवाइड कर दिया, आयतन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। E की वैल्यू लिख दी हमने 1/2 CV², और B इज इक्वल टू लिख सकते हैं E इंटू डी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया है B इंटू डी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, ये बनेगा 1/2 CE² एंड D² और अपॉन में AD, D टू D कैंसिल, D टू D क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू क्या लिखोगे संधारित्र में, C, E की वैल्यू लिख देंगे हम, E की वैल्यू लिखी जाएगी E की वैल्यू लिखी जाएगी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये लिखी जाती है E की वैल्यू। तो E का स्क्वायर है तो Q² A² और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और इंटू D बच गया, यहाँ नीचे आ जाएगा A। Q² A², एक मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है कि हम यहाँ से ये ED², E और D का तो स्क्वायर लिख देते और C की वैल्यू लिख सकते थे हम। C क्या लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C की वैल्यू लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और ये लिख दिया E² D² अपॉन AD। अब आ जाएगा ना डायरेक्ट, D टू D कैंसिल, A टू A कैंसिल, और इस D से फिर एक और D और कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। तो प्रति एकांक आयतन में जो संधारित्र है उसकी जो ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। B से मल्टीप्लाई कर देंगे E को, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर का जो ये सेकंड पार्ट था अपना कैपेसिटर मीन्स संधारित्र, इसके बारे में पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब हम अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर को आपको रिवाइज कराएंगे। तो अगर आपने अभी तक अगर चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस साल क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयरिंग होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और उनको फिज़िक्स सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम्स हों, किसी भी तरीके की समस्याएं हों तो वो सारी क्लियर हो सकें।
इसलिए हम इन वीडियोज़ को आगे और भी ले जाने वाले हैं, बिल्कुल जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, देखते रहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट प्रदान कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कैसे आप हमें प्रोवाइड कराओगे? आप हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, तभी ये वीडियोज़ और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे और उनको भी बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ।